हेलो गाइस, महावीर जांगिड़ हियर एंड ये है हमारा ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 9 जो कि वेदरिंग के बारे में है। वेदरिंग को हिंदी में अपक्षय कहते हैं गाइस। और वेदरिंग का सिंपल सा मीनिंग अगर मैं बताऊं आपको तो इसका मतलब होता है कोई भी चट्टान या कोई भी जो रॉक है उसका टूट कर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरना। लेकिन इसमें होता क्या कि जो चट्टानें टूटती है बिखरती है कुछ कारणों से तो वहीं पर रहेगी, अभी अभी आगे कहीं दूसरी जगह पर नहीं जा रही है। जो अगला प्रोसेस जो होगा उसको बोलते हैं इरोजन, और जो लास्ट में जहाँ पर जाकर ये डिपॉजिट होगी उसको बोलते हैं डिपोजिशन। तो इस लेक्चर में हम इस वेदरिंग के बारे में डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद में फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वेदरिंग वो कवर करेंगे। उसके बाद में वेदरिंग के जो साइकिल्स होते हैं वो और टाइप्स ऑफ वेदरिंग और कुछ डिफरेंट डिफरेंट जो फैक्ट्स हैं वो भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए एंड आई होप कि वेदरिंग से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स होंगे ये सारे इस वीडियो को देखने के बाद में क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा ज्योग्राफिकल लेक्चर नंबर 9 जो कि वेदरिंग के ऊपर है और वेदरिंग को हिंदी में अपक्षय कहते हैं गाइस। तो इस लेक्चर में हम समझने का प्रयास करेंगे कि जो वेदरिंग जो है वेदरिंग की डेफिनेशन क्या होती है और वेदरिंग के लिए ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है और वेदरिंग साइकिल क्या होता है और वेदरिंग के कितने टाइप्स है और कुछ फैक्ट्स भी इनके बारे में जान लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं डेफिनेशन। देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं वेदरिंग का मतलब क्या होता है। कोई भी चट्टान है, जैसे यहाँ पे कोई भी रॉक है, ये चट्टान है, ये वॉल्केनिक इरप्शन होने के बाद में जब यहाँ लावा ठंडा होकर के सूख जाता है तो ये अलग अलग टुकड़ों में टूटने लगता है। ठीक है, तो ये वेदरिंग का फर्स्ट स्टेज इसको कह सकते हैं, जिसके लिए कहीं ना कहीं मौसम उत्तरदायी है। यानी वेदरिंग का मतलब ही क्या है कि जो जो ऑलरेडी जो बड़ी रॉक या बड़ी चट्टान जो है उसका छोटे छोटे बारीक बारीक जो क्रिस्टल्स में टूट जाना, इसे ही कहते हैं वेदरिंग। इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो हम आगे जाके डिस्कशन करेंगे। तो वेदरिंग का डेफिनेशन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, उसको आप रीड कर लीजिए, उसके नोट्स बना लीजिए। देखो, वेदरिंग इज एनी प्रोसेस दैट ब्रेक्स डाउन रॉक्स एंड क्रिएट्स सेडिमेंट्स, यानी कि जो रॉक को टुकड़े टुकड़े कर देगा और सेडिमेंट्स यानी कचरा या रेत जो है इसकी बना देगा, उसे बोलते हैं वेदरिंग। वेदरिंग से ही हमारी मिट्टी बनी है, जहां पर हम जो खेती करते हैं ये सारी मिट्टी कहीं ना कहीं वेदरिंग का ही रिजल्ट है। ठीक है, तो ये आप सारे डेफिनेशन जो इसके नोट्स बना लीजिए। और अब हम आते हैं सेकंड नंबर, यानी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वेदरिंग। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वेदरिंग उसको समझने से पहले हम थोड़ा सा वेदरिंग जो साइकिल जो पहले समझ लेंगे। यहाँ पर देखिए वेदरिंग साइकिल क्या है। देखो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि वॉल्केनो का इरप्शन होता है, सबसे पहले यहाँ का जो मैग्मा है ये बाहर आएगा, इसको बोलेंगे लावा। लावा, ये लावा ये क्या होगा, ये सूखने के बाद में, ठंडा होने के बाद में ये एक चट्टान बन जाएगा, एक रॉक बन जाएगा। अब ये रॉक पहले तो सॉलिड रहेगा, लेकिन धीरे धीरे जो हवाएं हैं या फिर हम कहें जो समय समय पर जो बारिश होती है और सनलाइट आती है दिन में, जिससे गर्मी बढ़ती है और शाम में वापस से ठंडा हो जाता है, इससे क्या होगा, ये जो लावा है, ये सूखा हुआ लावा जो है, जो चट्टान बन चुका है, इसमें दरारें बननी स्टार्ट हो जाएगी, दरारें पड़नी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये वेदरिंग का फर्स्ट स्टेज है, जिसमें जो बड़े बड़े क्रिस्टल्स में चट्टान टूट रही है, बड़े बड़े जो पत्थरों के टुकड़ों में टूट रही है। अब इसके ऊपर क्या होती है कि जो बारिश होती है, रेन जो है, यहाँ पे लिखा रेन, जो रेन होती है, तो रेन आने से यहाँ उस पानी से क्या होगा, ये हल्की हल्की ये गलने लगेगी चट्टाने और ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगेगी। ठीक है, तो ये वेदरिंग का सेकंड स्टेज हो गया। और फिर इसके बाद में देखिए कुछ टेम्परेचर भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। रेन हमने जैसे भी मेंशन किया, और विंड जो है, हवाएं जो चलती है, वो भी वेदरिंग के लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। तो वेदरिंग के बाद में जो अगला स्टेप होगा वो होगा इरोजन। अभी इरोजन क्या है, इरोजन को हिंदी में अपरदन कहते हैं गाइस। यानी कि जितने भी जो जो नदियां हैं, जो हवाएं चलती है, या फिर अगर मैं कहूँ कि जो ग्लेशियर्स जो है, यानी कि जो बर्फ की नदियां बहती है हिली रीजन में, यानी कि जम्मू कश्मीर या फिर मैं कहूँ हिमालयस में, जो बर्फ ज्यादा होने के कारण बर्फ भी बहुत बार नीचे बहने लगता है। तो इससे क्या होगा कि ये टूटे हुए ये यहाँ पे जो कण हैं, ये वाले कण इनके साथ में बहना स्टार्ट कर देंगे। तो इसी को कहते हैं इरोजन। इरोजन में क्या होता है कि जो वेदरिंग के टाइम पे जो जो चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गई है, वो पानी के साथ में, हवा के साथ में या ग्लेशियर्स के साथ में बहकर आगे बढ़ने लगेगी, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है ट्रेवल करने लगेगी। इसे कहते हैं इरोजन। और थर्ड जो होगा वो होगा डिपोजिशन, यानी कि एक समय ऐसा भी आएगा कि ये जो इरोजन, जो नदी जो बहती है, वो या तो समुद्र में विलीन हो जाएगी, और या फिर कुछ यहाँ पे रुकावटें होने के कारण से जो उसके साथ में जो मिट्टी, जो जो कण जो बहकर आ रहे हैं, उसको वहीं पे वो छोड़ देगी, डिपॉजिट कर देगी। तो ये थर्ड वाला जो वेदरिंग के साइकिल में, उसको बोलते हैं डिपोजिशन, जिसे हिंदी में कहते हैं निक्षेपण। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो जो नदी है और ये समुद्र जहां पर मिल रहे हैं, यहाँ पे देखो ये छोटे छोटे जो है, यहाँ पे ये डिपोजिशन हो रहा है मिट्टी का। तो इससे समुद्र में बहुत बार छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, जिसे हम द्वीप या फिर आइलैंड भी कहते हैं। तो ये सभी जो है डिपोजिशन के कारण से होते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वेदरिंग। तो यहां पर आइए, ये देखिए फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वेदरिंग।
तो वेदरिंग यानी अपक्षय के लिए ये फॉलोइंग फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। मोटा मोटी इसको 3 फैक्टर्स में डिवाइड किया जा सकता है। नंबर 1 पे आएगा क्लाइमेट कंडीशन, जिसे हम कहते हैं हिंदी में जलवायु की स्थिति, यानी कि जो क्लाइमेट जो है, कभी टेम्परेचर बढ़ रहा है, कभी घट रहा है। विंड हवाएं जो है कभी ज़्यादा तेज होती है, कभी कम होती है। और फिर रेनफॉल यानी बारिश होती है, ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता है, और एयर प्रेशर, ये सभी के सभी जो है क्लाइमेट कंडीशंस के अंतर्गत आते हैं। और ये कहीं ना कहीं जो है चट्टान को तोड़ने में, उसको बिखेरने में, उसके टुकड़े टुकड़े करने में जो है उत्तरदायी होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये फर्स्ट वाला है क्लाइमेट कंडीशंस यानी जलवायु की स्थिति। अब नेक्स्ट सेकंड नंबर पे जो है उसको बोलते हैं टोपोग्राफी एंड वेजिटेशन, यानी कि हमारी जो अर्थ है, हमारी जो धरती, उसका सरफेस जो है, इस पे कहीं तो पहाड़ होंगे, कहीं पे जो घाटियां होगी, कहीं पे नदियां होगी, ठीक है। अलग अलग इसकी टोपोग्राफी है, यानी अलग अलग इसकी स्थलाकृति है। और उस पर यहाँ पे जो चट्टान जो बनती, जैसे ऊपर चट्टान होगी और एक नीचे चट्टान होगी, तो ऊपर वाली जो होगी वो खुले में होगी, वहां वो ज्यादा, वो बारिश और हवा से ज्यादा प्रभावित होगी, इसलिए इसकी जो वेदरिंग है इसकी फास्ट होगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा एलिवेटेड एरियाज विल बी अफेक्टेड मोर, यानी जो खुले एरिया है ये ज्यादा अफेक्टेड होंगे, क्योंकि यहाँ पे चारों साइड से इनको जो है मौसम प्रभावित कर रहा है। और जो अंदर घाटियों में जो है, जो पत्थर चट्टाने पड़ी है, वो ज्यादा प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे इनको हवाएं नहीं लग रही है। यहाँ पे जो है इनके लिए जो टेम्परेचर, इतना सनलाइट यहाँ पे नहीं आ पा रही है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो पानी बहकर आएगा वही इनको कहीं ना कहीं जो है अफेक्ट करेगा, इनका इनकी वेदरिंग करेगा। तो यहाँ पे देखिए, लो लेवल एरियाज विल बी अफेक्टेड लेस। और थर्ड वाला फैक्टर जो है वो कंपोजिशन ऑफ रॉक्स, यानी कि ज्वालामुखी उद्गार के टाइम पे जो चट्टानें बनती है उसमें उनका केमिकल कंपोजिशन क्या है। अगर एसिडिक होगा वो, तो वो जल्दी खराब होगा, जल्दी उसकी वेदरिंग होगी, वेदरिंग इसकी ज्यादा होगी। लेकिन ये अल्कालाइन होगा तो इसकी वेदरिंग स्लो होगी बहुत, ठीक है, वेदरिंग बहुत कम होगी, क्योंकि ये चट्टान थोड़ी कठोर होती है, ठीक है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ वेदरिंग पे। यहाँ पर देखिए टाइप्स ऑफ वेदरिंग, वेदरिंग यानी अपक्षय जो है कितने प्रकार से होता है। तो इसके मोटा मोटी 3 टाइप्स है गाइज। तो फर्स्ट वाला जो है मैकेनिकल यानी फिजिकल वेदरिंग, इसमें क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होने से, जो हमने पहले पढ़ा वही है। क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि जो छोटी छोटी दरारें पड़ती चट्टान में, उनमें पानी घुस जाता है चट्टानों के बीच में, और फिर जब ठंडी का मौसम आता है तो यहाँ बर्फ जम जाती है इनके बीच में। तो ये जो बर्फ जमता है, आपको पता होगा 4 डिग्री तक ये जो एक्सपांड करता है, वाटर एक्सपांड करता है और उसके बाद में वापस से श्रिंक करता है। तो ये जो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर इनटू आइस जो हो रहा है, यही भी कहीं ना कहीं जो चट्टान के बीच में दरार, जो उसको चौड़ी करने में, उसको बड़ी करने में कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबल है। और उसके बाद में हो गए प्रेशर रिलीज जो होता है, जो जमीन के अंदर से जो प्रेशर रिलीज होता है, तो वही वो भी कहीं ना कहीं चट्टानों को अलग अलग करने में सहायक होता है। उसके बाद में सेकंड नंबर पर आएगा केमिकल वेदरिंग, यानी इसको कहते हैं रासायनिक अपक्षय। इसमें रासायनिक पदार्थ जो है, जैसे कि ऑक्सीडेशन है, कार्बोनेशन है, हाइड्रेशन, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके अपक्षय के लिए, इसको चट्टान के टुकड़े टुकड़े करने के लिए। और थर्ड नंबर पे आएगा बायोलॉजिकल वेदरिंग, यानी कि जो प्लांट्स है, ह्यूमंस है, एनिमल्स है, यानी कि जो हम कहते हैं जो झाड़ उग जाते हैं चट्टानों पे, झाड़ वगैरह, ये छोटी छोटी घास फूस उग जाती है। या फिर ह्यूमंस, हम जो है पहाड़ों पे घूमने जाते हैं ट्रैकिंग के लिए या फिर दूसरे कामों के लिए। या फिर एनिमल्स जो पहाड़ी इलाकों पे जो चराई के लिए जाते हैं यहाँ पे, ये भी कहीं ना कहीं वेदरिंग को जो बढ़ावा देते हैं, यानी जो चट्टानों को तोड़ने में ये बढ़ावा देते हैं। जैसे एनिमल्स यहाँ पे कुछ जो चरने के लिए जाएंगे, तो ये कहीं पर भी पैर पैर रखेंगे तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि उनके वजन के वजह से वो चट्टानें जो है उनके टुकड़े हो जाते हैं, वो टूट जाती है। तो ये भी कहीं ना कहीं वेदरिंग में रिस्पॉन्सिबल है। So that's all for today, and thank you very much. If you like my videos, please like, share and subscribe.